जैसा कि आपने पहले देखा था कि राधिका ने उस गुड़िया को उस नए घर के साथ ही जला दिया था। उसके बाद से राधिका शांति से तो रहने लगी, मगर अब पिछले कुछ दिनों से राधिका फिर से बेचैन रहने लगी थी। एक तो वो इतने बड़े घर में एकदम अकेली हो गई थी, तो इस कारण उसने अपनी माँ को बुला लिया था अपने साथ रहने के लिए। बेटा, तू कहीं बाहर क्यों नहीं घूम आती? अब इतने महीने हो गए हैं, अब उस फालतू गुड़िया के बारे में मत सोच। और रही बात दामाद जी की, तो बेटा लिखे को कौन बदल सकता है। राधिका मुस्कुराते हुए वहाँ से उठकर अंदर कमरे में चली गई सोने के लिए, और उसकी माँ बाहर बैठी गीता पढ़ रही थी। और अचानक से उसकी माँ को दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी। अरे, इतनी रात गए कौन हो सकता है? अरे भाई, आ रही हूँ, क्यों इतना खटखटा रहे हो? अरे ये क्या, यहाँ तो कोई है ही नहीं। अरे कौन है रे इतनी रात को? किसको मस्ती करने की सूझी है? मगर जब कोई भी नहीं दिखा तो उसकी माँ ने दरवाजा बंद कर अंदर चली गई। और जैसे ही वो अंदर जाके अपनी जगह पे बैठी जहाँ वो बैठी हुई थी, उसकी चीख निकल गई। हाय राम, ये गुड़िया कहाँ से आई? कहीं ये वही गुड़िया तो नहीं? मगर उसे तो जला दिया गया था ना, उसका होने का तो सवाल भी पैदा नहीं होता। क्या बात है बुढ़िया, तूने तो मुझे कभी देखा भी नहीं था, मगर फिर भी तूने मुझे पहचान लिया। क्या बात है बुढ़िया, मुझसे लाड नहीं लड़ाना। देख, चली जा यहाँ से, वरना इस बार तुझे मैं ही मार डालूंगी। निकल जा मेरी बेटी की जिंदगी से। अरे बुढ़िया, इस उम्र में ये सारी बातें तुझे शोभा नहीं देती। वैसे तुझे तो मैं ठीक कर ही दूंगी। ये आवाज सुनकर राधिका भागते हुई नीचे आई, और उस गुड़िया को देखते साथ उसके होश उड़ गए। क्यों राधिका, होश उड़ गए ना तुम्हारे? तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार डालोगी? मैं जलाने पर खत्म नहीं होती। अरे तुम्हें तो मेरे बारे में मेरे डायरी से भी पता नहीं चल सकता, क्योंकि मैंने तो वो सब कुछ छुपा रखा है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और रही बात तुम्हारी माँ की, अगर ढूंढ पाओ तो आ जाना इस बुढ़िया को मुझसे लेने, और नहीं आ पाओ तो ये बुढ़िया भी अपनी बाकी बची कुची जिंदगी मेरे साथ ही बिताएगी, मेरी सेवा करके। देखो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। मेरी माँ को कुछ मत करो, उन्हें छोड़ दो। तुम रह लो इस घर में, अब मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, ये वादा है मेरा तुमसे। मगर उस उल्टा चलने वाली गुड़िया ने उसकी एक न सुनी, और उसकी माँ के साथ वो अचानक से कहीं गायब हो गई। और गायब होते साथ ही राधिका के बगल वाले दीवार से एक जोरदार आवाज आई। मगर जब राधिका उस ओर देखती है तो उस दीवार में कुछ भी नहीं होता। चुड़ैल का बदला। रिया और अनुज बचपन से ही एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। दोनों ने साथ में ही अपनी स्कूलिंग की थी, और अब परसों ही उनकी एंगेजमेंट हुई। और फिर वो अपने लोनावला वाले फ्लैट में कुछ दिनों के लिए घूमने चले गए। देख लो अनुज, मैं पहले ही बता रही हूँ कि जैसे ही मैं शादी करके इस घर में आऊंगी, सबसे पहले तुम्हारे ये भूतिया कर्टेन्स उतार के फेंकूंगी। पूरे घर में हर चीज सफेद सफेद टांग रखा है तुमने तो। अरे ठीक है माँ मेरी, जो बदलना है इस घर में बदल देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रात को दोनों ने साथ मिलकर खाना बनाया और डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाने लगे। तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और खिड़कियां दीवारों पर बजने लगी। लगता है बारिश होने वाली है, कहीं लाइट ना चली जाए। चलो जल्दी जल्दी खिड़कियां बंद कर देते हैं। दोनों खिड़कियां बंद करने लगते हैं, और तभी रिया को खिड़की के बाहर एक अजीब सी डरावनी शक्ल की औरत दिखाई देती है, जो कि उसे ही घूर रही होती है। वो डर के मारे चिल्ला पड़ी, अनुज जल्दी आओ, यहाँ कोई है। वो औरत वहाँ से मुझे देख रही है। रिया, कोई नहीं है यहाँ, तुम खुद ही एक बार बाहर देखो, तुम्हारा वहम होगा। और सचमुच जब रिया ने बाहर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। और तभी अचानक से लाइट चली गई और अनुज मोमबत्ती लेने अंदर किचन चला गया। और तभी अंधेरे में किसी ने रिया के हाथ पे एक डायरी थमाई, और जब तक अनुज आया वहाँ कोई नहीं था। यानी उस डायरी को अनुज से छुपा लिया। रात को अनुज के सोने के बाद उसने वो डायरी पढ़ा कि किसी लड़की की थी। ये तो किसी लड़की की डायरी है, मगर कौन थी वो?
और वो अंदर कैसे आई और मेरे हाथ में ये कैसे आ गया? फिर उस डायरी में एक लड़की की तस्वीर थी। लगता है ये डायरी इसी की है, मगर ये मुझे देने का क्या मतलब हो सकता है? उस डायरी को पूरा पढ़ने के बाद उसने जाना कि वो लड़की जो कोई भी हो वो अनुज से जुड़ी हुई थी, क्योंकि उस डायरी में घर के ओनर को लेके लिखा गया था, जो कि अनुज था। अगले दिन रिया ने बड़े गुस्से में उस लड़की का फोटो दिखाया, फिर उससे पूछा, अनुज सच सच बताओ कौन है ये लड़की और इससे तुम्हारा क्या लेना देना था? तुम्हारे चक्कर में ये मुझे हर जगह दिख रही है। अनुज ने घबराते हुए कहा, तुम्हें ये कहाँ से मिली? देखो तुम इस मामले से दूर रहो। ठीक है मत बताओ, मैं भी ये सब जाने बगैर तुमसे शादी नहीं करने वाली। यार तुम भी कैसी जिद पकड़ के बैठ गई हो। ठीक है सुनो, ये ऋषिका है, मेरे दोस्त राज के साथ रहा करती थी और अचानक से एक दिन उसे धोखा देके किसी और के साथ भाग गई थी वो। और रही बात ओनर वाली बात की, तो मैंने राज से ही ये घर खरीदा था। कुछ दिन बाद राज उस घर पर आया। अनुज कहीं बाहर गया हुआ था और तब रिया घर पर अकेली थी। अरे भाभी, अनुज घर पे नहीं है क्या? नहीं राज भैया, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप बैठिए। और जैसे ही रिया किचन गई, उसे बाहर से कुछ आवाजें आई, तो वो दौड़ते हुए बाहर आई। तो उसने देखा कि राज आराम से कान में ईयरफोन्स लगाए गाने सुन रहा था, मगर वहाँ वो चुड़ैल पंखे से लटक कर बैठी हुई थी। रिया भागते हुए राज के पास आई। भैया ऊपर देखो, जल्दी चलो यहाँ से। तुम यहाँ देखो, मुझे कुछ मत करो, मुझे माफ कर दो। मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? मैं तो तुझसे शादी करने वाली थी ना। तू मुझे धोखा देके कहीं और चला गया और फिर अपने गुंडे भिजवा के तूने मुझे मरवा दिया, और तू कह रहा है कि मैं तुझे माफ कर दूं? मैंने तुझे अच्छे से जान लिया है, तू किसी भी लड़की की इज्जत नहीं करता, तू सबको गंदी नजर से ही देखता है। राज ने तुरंत बगल में रखे गए चाकू को उठाया और रिया के गले पे चाकू रखते हुए कहा, बहुत सही पहचाना है तुमने, और मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाओगी। अब मुझे जाने दे यहाँ से। और अनुज ने ये सब कुछ देख लिया था। पीछे से आकर राज के हाथ से चाकू छीन लेता है और उसे बहुत मारता है। मत मारो इसे, इसकी सजा मैं इसे दूंगी। मुझे माफ कर दो, मैंने भी तुम्हें कहीं ना कहीं बहुत कोसा है। और फिर चुड़ैल ने उसे गर्दन से पकड़ा और उसे लेके अपनी दुनिया में चली गई। कब्र की चुड़ैल। आदित्य और गगन दो दोस्त थे। दोनों का लकड़ी का व्यापार था। एक दिन आदित्य ने गगन से कहा, भाई गांव में 1-2 दिनों में आसाम जा रहा हूँ पेड़ के तने लाने, तू चलेगा क्या? हाँ भाई, मैं भी चलूँगा। इस तरह दोनों निकल पड़े आसाम के लिए। फिर दोनों ट्रेन से गुवाहाटी पहुँचे। अब यहाँ से हमें लकड़ी के ठेकेदार के पास जाना है, जो कि जंगल में ही रहता है। फिर वो दोनों जंगल के रास्ते की ओर चल पड़े। ले भाई गगन, जंगल के पास तो पहुँच गए। अब जंगल के अंदर हमें पैदल ही जाना है करीब 4 किलोमीटर, और हमें अब जल्दी जाना होगा। काम खत्म करके लौटने में शाम हो जाएगी ना। वो क्या है ना, जंगल के अंधेरे में तेंदुए का डर है। काम खत्म करके जब दोनों वापस लौटने लगे तो ठेकेदार ने कहा, आदित्य जी, आज यहीं मेरे घर पर रुक जाओ। अंधेरा हो चुका है और जंगल में तेंदुओं का खतरा भी है। शुक्रिया आपका, लेकिन हमें अभी ही जाना पड़ेगा। ये कहकर दोनों वहाँ से निकल गए। अंधेरे के साथ साथ जंगल में कोहरा भी घिर आया था। चलते चलते अचानक से गगन को दूर एक कुत्ता दिखा, जिसकी आंखें लाल लाल दूर से ही चमक रही थी। अरे आदित्य, देखा तूने उस काले कुत्ते को? हाँ, उसे ही तो देख रहा हूँ। जंगल में इस तरह से काला कुत्ता कहाँ से आ गया? अरे देख देख, कुत्ता कोहरा में गायब हो रहा है। और सचमुच कुत्ता कोहरे में धीरे धीरे जैसे घुलकर गायब हो गया। दोनों सहम गए। लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। अब तक तो हमें जंगल से बाहर निकल जाना चाहिए था। और अचानक से बारिश भी शुरू हो गई। अरे अब तो बारिश भी शुरू हो गई। कोई सर छुपाने की जगह मिल जाती तो। अरे अरे, ये क्या? उन्हें एक घर वहाँ पास ही दिखाई दिया, मगर जंगल के बीचों बीच घर देखकर दोनों को थोड़ा अजीब सा लगा।
फिर आदित्य ने कहा, ये तो बड़ी अजीब बात है, लेकिन अभी सोचने का वक्त नहीं है। जल्दी से चल के पहले उस घर में घुसते हैं। इस बारिश से तो कम से कम बच जाएंगे। दोनों भागते हुए उस घर में घुस गए। अरे शायद इस घर में कोई नहीं रहता, बिल्कुल बंजर सा घर है, पूरी तरह से धूल और मिट्टी से सना पड़ा है। और तभी के कोने से एक अजीब सी आवाज आई। दोनों ने देखा कि वहाँ वही काला कुत्ता कोने में खड़ा था जो उन्हें कुछ देर पहले दिखा था। फिर अचानक वो एक बड़ा सा चमगादड़ बनकर अपने पंखों से उन दोनों को झपट्टा मारकर बाहर उड़ गया। तभी गगन ने धीरे से आदित्य से कहा, आदित्य, सुन रहा है कुछ? ध्यान से सुन, एक औरत की रोने की आवाज आ रही है उस कमरे से। अरे यार, हम कहाँ फंस गए हैं? कुछ भी हो, चल दूसरे कमरे में जाकर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। ये कोई भूतिया घर लगता है। वो दोनों दूसरे कमरे में जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने देखा कि उस कमरे में 2 मिट्टी के कब्र बने हुए थे और उन कब्रों से लगकर एक औरत बैठकर रो रही। फिर उस औरत ने कहा, देखिए दोनों कब्र, एक में मेरा बेटा दफन है और दूसरे में मैं। और हाँ, अगर मेरी बात सुनोगे तो मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूंगी, और अगर नहीं सुनोगे तो चिथड़े उड़ जाएंगे और घर के आंगन में तुम दोनों के भी 2 कब्र और बन जाएंगे। देख, आंगन में 25 कब्र और लगे हुए हैं और ये उनके हैं जिन्होंने मुझे मारकर दफन किया है। गगन ने खिड़की से बाहर देखा तो आंगन में काफी सारे कब्र उसे दिख गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, हमें आपकी सब बातें मंजूर है। तो सुन, मेरे पति की मौत सांप काटने से हो गई और मेरे ससुराल वालों ने जायदाद के लालच में आकर मुझे और मेरे बेटे को खत्म कर दिया और यही मिट्टी में गाड़ दिया। मरने के बाद मेरी आत्मा चुड़ैल बनी। तब मैंने अपने ससुराल वालों को मारकर बदला ले लिया और उनको भी यही आंगन में दफना दिया। रात में मेरी आत्मा चुड़ैल बनकर कब्र के बाहर रोती है, जैसा तुमने देखा, और सूरज निकलते ही मैं कब्र में वापस चली जाती हूँ। तुम दोनों यहाँ पूजा पाठ करवाओ तो मैं फिर कभी चुड़ैल नहीं रहूंगी। मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इतने में सूरज की पहली किरण निकलने लगी थी। आदित्य और गगन ने देखा कि वो चुड़ैल एक धुएं सी बनती हुई कब्र के अंदर घुस गई। गगन, चल आज ही हम यहाँ कब्र पर पूजा पाठ करवाते हैं, उस बेचारी औरत के आत्मा की शांति के लिए। फिर दोनों ने बड़े जतन से कब्र पर पूजा पाठ करवाया। चुड़ैल की कहानी को याद कर उन दोनों की आंखों में आंसू थे। उसके बाद वो दोनों कई बार उस जंगल में गए अपने काम के लिए, मगर फिर कभी उनको वो घर नहीं दिखा और ना तो वो चुड़ैल दिखी।